सोचिए, एक कंपनी पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी की बादशाह, फिर अचानक कर्ज और घाटे के अंधेरे में गुम। और ठीक जब लगा कि अब खेल खत्म, तभी एंट्री होती है देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट जायंट की। नहीं, कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये हकीकत है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी की। तो चलिए आज इसी उतार चढ़ाव भरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल पर नजर डालेंगे, फिर इसके सामने जो मुश्किलें आईं उनको समझेंगे। उसके बाद बात होगी रिलायंस की एंट्री की, और फिर देखेंगे कि आज की तारीख में क्या चल रहा है, मार्केट में इसके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, और आखिर में इसके भविष्य पर बात करेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं इसके सुनहरे दिनों से। और एक बात साफ कर दे, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। स्टर्लिंग एंड विल्सन अपनी फील्ड की एक बहुत बड़ी खिलाड़ी रह चुकी है। अच्छा, तो ये कंपनी करती क्या है? ये एक सोलर ईपीसी कंपनी है। ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। आसान भाषा में कहें तो ये सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल शुरुआत से आखिर तक बनाती हैं। मतलब डिजाइन से लेकर सारा सामान खरीदने और फिर पूरा प्लांट खड़ा करने तक। आप इन्हें सोलर प्रोजेक्ट्स का मास्टर बिल्डर समझ सकते हैं। और ये इस काम में माहिर थे। एक जमाना था जब स्टर्लिंग एंड विल्सन का नाम दुनिया के सबसे बड़े 16 ईपीसी प्रोवाइडर्स में लिया जाता था। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में इनके बड़े बड़े 16 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जिन्हें ये बनाते भी थे और उनकी देखरेख भी करते थे। लेकिन फिर कहानी में आया एक जबरदस्त ट्विस्ट। इतनी बड़ी ग्लोबल पहुंच होने के बावजूद कंपनी की हालत अंदर से खराब होने लगी थी। और जो आंकड़े सामने आ रहे थे वो एक बहुत ही चिंताजनक कहानी कह रहे थे। और देखिए, ये दिक्कत कोई एक दिन में नहीं आई। पिछले 5 सालों से कंपनी की बिक्री लगभग रुकी हुई थी। सिर्फ 2.48% की ग्रोथ, वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां बाकी कंपनियां रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही थीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल था। और ये आंकड़ा ये असली मुश्किल को दिखाता है। देखिए, किसी भी कंपनी की कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने निवेशकों के पैसे पर कितना मुनाफा कमा रही है। इसे कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछले 3 सालों में स्टर्लिंग एंड विल्सन का ये रिटर्न था -76.2%। जी हाँ, माइनस में। मतलब कंपनी मुनाफा कमाना तो दूर, निवेशकों का पैसा बुरी तरह से डुबो रही थी। और देखिए, जब कंपनी के मालिक यानी प्रमोटर्स ही अपना भरोसा खोने लगे, तो इससे बड़ा रेड फ्लैग और क्या हो सकता है। पिछले सिर्फ 3 सालों में जो मूल प्रमोटर थे, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 27% तक कम कर दी। ये एक साफ इशारा था कि जिन्हें कंपनी के अंदर की खबर थी, वे खुद परेशान थे। तो जब लग रहा था कि हालात हाथ से निकल रहे हैं, तभी कहानी में एक बहुत बड़े खिलाड़ी की एंट्री हुई। और ये वो मोड़ था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये टाइमलाइन इस बड़े बदलाव को बिल्कुल साफ-साफ दिखाती है। 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 40% स्टेक खरीदकर कंपनी की कमान अपने हाथ में ले ली। आज रिलायंस ही कंपनी का मुख्य प्रमोटर है, जबकि पुराने प्रमोटर शापुरजी पालोनजी ग्रुप की हिस्सेदारी बहुत कम रह गई है। सच कहें तो रिलायंस के आने से इस डूबती हुई कंपनी को एक मजबूत सहारा मिल गया। तो क्या रिलायंस के आने के बाद अब सब कुछ ठीक हो गया है? खैर, मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आज की तारीख में कुछ अच्छी खबरें भी हैं और कुछ चिंता करने वाली बातें भी। तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। हरी बत्ती ये है कि कंपनी अब अपने ग्राहकों से पैसा जल्दी वसूल कर रही है, यानी डेटर डेज कम हो गए हैं। साथ ही रोजमर्रा के कामकाज के लिए भी अब कम पैसों की जरूरत पड़ रही है। ये तो हुई अच्छी बात। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़े रेड फ्लैग्स भी हैं। स्टॉक अपनी असल कीमत यानी बुक वैल्यू से लगभग 8 गुना ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि प्रमोटरों ने अपनी 27.6% हिस्सेदारी गिरवी रखी हुई है, जो दिखाता है कि शायद उन्हें फंड्स की जरूरत है। अब किसी भी कंपनी की सही पोजीशन जानने के लिए ये देखना भी जरूरी है कि वो अपने कंपटीशन के सामने कहाँ खड़ी है। ये टेबल पूरी तस्वीर साफ कर देती है। कहाँ लार्सन एंड टूब्रो जैसी विशाल कंपनी जिसका मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, और कहाँ स्टर्लिंग एंड विल्सन जो महज 4,000 करोड़ के आसपास हैं। लेकिन हाँ, इसका पीई रेशियो जो बताता है कि स्टॉक अपनी कमाई के मुकाबले कितना महंगा है, कुछ बड़े प्लेयर्स से कम है। हो सकता है कुछ निवेशक इसे एक पॉजिटिव साइन की तरह देखें कि शायद स्टॉक अभी भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? कंपनी का भविष्य किस तरफ जाएगा?
आखिर में सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कमान किसके हाथ में है और उनकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या है। तो कंपनी का भविष्य समझने के लिए ये देखना होगा कि इसका कंट्रोल किसके पास है। प्रमोटर्स यानी रिलायंस के पास लगभग 46% हिस्सेदारी है, जो उन्हें बड़े फैसले लेने का पूरा हक देती है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि आम जनता के पास भी करीब करीब 44% की बड़ी हिस्सेदारी है। इसका मतलब ये है कि रिलायंस को कंपनी चलाते वक्त आम शेयर होल्डर्स के हितों का भी पूरा ध्यान रखना होगा। और यहीं आकर हम अपने सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। एक तरफ रिलायंस जैसा एक मजबूत सहारा है जो पैसे और एक नई दिशा दे सकता है। दूसरी तरफ कंपनी का मुश्किलों भरा अतीत और आज के वित्तीय जोखिम है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या स्टर्लिंग एंड विल्सन एक सफल टर्नअराउंड की कहानी लिख पाएगी या फिर चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं? इसका जवाब तो अब वक्त ही बताएगा।